हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। क्या होगा जब मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको बिना काम किए हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे क्या मजाक कर रहा है, क्या ऐसा होता है क्या कि बिना काम किए आपको हर महीने 10,000 रुपये मिल सकते हैं? हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ये चीज जिस तरीके से पॉसिबल हो पाएगी जिससे कि आपको बिना काम किए हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे, उसे हम कहेंगे बॉन्ड्स। अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 90% लोग बॉन्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो, यानी कि आपके समय के अनुसार, जिस समय ये वीडियो अपलोड हुई थी उसके हिसाब से अगर आपके समय के अनुसार अगर ये वीडियो पुरानी हो गई है तो शायद आप बॉन्ड्स के बारे में जानते होंगे। लेकिन ये वीडियो को जिस दिन अपलोड किया गया है उस दिन के हिसाब से 1 साल के अंदर अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, हाँ, तो मैं इसके हिसाब से ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग बॉन्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में ही एकदम डिटेल में अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ETFs, FD, RD, म्यूचुअल फंड्स। हाँ, तो उन्हीं में से एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं। और ठीक इसी को आप इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बॉन्ड्स को बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो बॉन्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि बॉन्ड की शुरुआत होती कैसे है, इससे पहले आपको समझना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है और उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कंपनी इन 2 तरीकों से पैसे जुटा सकती है। पहला तरीका है इक्विटी, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटा सकती है। अब कंपनी कैसे अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि कंपनी कैसे अपनी शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है, तो आप इसके लिए IQ स्मार्ट की फाइनेंशियल IQ और इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। और अगर आप पहले से ही मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कंपनी कैसे अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटाती है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पास 2 तरीके होते हैं पैसे जुटाने के। पहला तरीका तो ये कि कंपनी अपने शेयर्स यानी कि अपनी इक्विटी बेच के पैसे जुटा ले, और दूसरा तरीका होता है पैसे जुटाने के लिए, वो है लोन, यानी कि कंपनी उधार ले सकती है। अब कंपनी या तो बैंक से उधार लेती है। देखिए, कंपनी जब भी बैंक से उधार लेती है तो बैंक से उधार लेने के बाद कंपनी को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, बैंक से पैसा लिया है, तो एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी को बैंक को उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, और वो भी एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक की केस। लेकिन अगर चाहे तो कंपनी बैंक से लोन ना लेकर डायरेक्ट पब्लिक से भी पैसे उधार ले सकती है। और जब भी कंपनी पब्लिक से पैसे उधार लेती है तो इसी को कहते हैं हम बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड कितना सिंपल था, आइए मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो कंपनी अगर लोन लेके पैसे जुटाती है तो कंपनी इन 2 तरीकों से लोन ले सकती है। पहला कि वो बैंक से लोन ले सकती है। अब बैंक से लोन लेने के बाद एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी को बैंक का पैसा लौटाना पड़ेगा, वो भी एक फिक्स इंटरेस्ट के साथ। और कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ना लेकर पब्लिक यानी कि आम जनता, आम नागरिक से भी, यानी कि हमसे और आपसे भी लोन ले सकती है, और उसी को हम बॉन्ड्स कहते हैं। अब जब भी कंपनी बॉन्ड इशू करती है और कोई भी आम नागरिक जब उस बॉन्ड में निवेश करता है तो उससे एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बॉन्ड में निवेश करने से इंटरेस्ट मिलते रहता है। ये कैसे होता है, आइए मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए भारत सरकार ने एक तरह का बॉन्ड इशू किया है। देखिए, बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बॉन्ड्स 2 तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी कि भारतीय सरकार के बॉन्ड्स, ठीक है ना। और दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है ना। मेन यही 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। अब देखिए, सरकार को भी किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी काम के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और उस पैसे को सरकार बॉन्ड इशू करके पब्लिक के जरिए प्राप्त कर सकती है। अब देखिए, सरकार जो भी बॉन्ड इशू करती है ये बहुत ही सेफ तरह के, यानी कि बहुत ही सुरक्षित तरह के बॉन्ड माने जाते हैं। अगर आप किसी सरकारी बॉन्ड में निवेश करते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा,
और साथ में आपको आपका मूलधन भी वापस मिल जाएगा। तो सरकारी बॉन्ड में निवेश करने से उस इन्वेस्टमेंट पर आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। लेकिन जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हो तो इस पर रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने से जनरली सरकारी बॉन्ड से ज़्यादा पैसे यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करो, चाहे आप सरकारी बॉन्ड में निवेश करो, आप उसी बॉन्ड में निवेश करो जिस बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग AAA हो। AAA वाली क्रेडिट रेटिंग वाली बॉन्ड में ही आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करने से आपके पैसे पर जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है, ठीक है ना। अब आइए हम यहाँ पे आते हैं। तो मान लीजिए कि भारत सरकार को किसी कारण पैसे की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो कोई काम हो या कोई प्रोजेक्ट हो जिसके लिए सरकार ने बॉन्ड इशू किया है, यानी कि वो पब्लिक से लोन लेगी, पब्लिक से उधार लेगी, पब्लिक से पैसे जुटाएगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि भारत सरकार ने 12 लाख रुपए का बॉन्ड इशू किया है जिसकी मैच्योरिटी है 5 साल। इसका यह मतलब हुआ कि इस बॉन्ड में निवेश करने से 12 लाख रुपए निवेश करने से 5 सालों के बाद आपका मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। और जिस दिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि आपका मूलधन आपको वापस मिलेगा उस दिन को हम उस बॉन्ड का रिडीम्पशन डेट कहते हैं। और इन 5 सालों तक आपको हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पे आपका इंटरेस्ट आपको मिलते रहेगा, जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना उसे हम कूपन रेट कहते हैं, जो इस बॉन्ड का है 10%, ठीक है ना। और ये जो कूपन रेट है वो बॉन्ड्स के फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये कूपन रेट बॉन्ड्स के फेस वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में मैं जस्ट आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आइए पहले हम बॉन्ड की जो सिंपल जो बेसिक चीज़ है उसे समझ लेते हैं कि बॉन्ड से हमें इंटरेस्ट कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने बॉन्ड इशू किया है 12 लाख रुपए का, जिसकी मैच्योरिटी है 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद आपको आपके जो ये 12 लाख है जो आपकी मूलधन है ये आपको वापस मिल जाएगी। और जब भी बॉन्ड में आप निवेश करते हो तो जो उसके इंटरेस्ट आपको मिलेंगे तो उसके इंटरेस्ट या तो आपको क्वार्टरली मिल सकते हैं, आपको ईयरली मिल सकते हैं या आपको मंथली मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं कि आपने ये चूज किया कि आपको मंथली बेसिस पे अपने इंटरेस्ट चाहिए। तो जैसा कि इस बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो है 10%, यानी कि आपकी जो मूलधन है, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 12 लाख, इसका 10% आपको हर साल मिलेगा, 5 सालों तक मिलेगा, ठीक है ना। तो 12 लाख का 10% कितना होता है? 12 लाख का 10% होता है 1,20,000 रुपए, यानी कि इतने रुपए आपको हर साल मिलेंगे 5 सालों तक। जब तक कि आपको अपनी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिल जाती तब तक आपको हर साल 1,20,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर आपको हर साल 1,20,000 रुपए मिलने हैं तो इसके हिसाब से आपको पर मंथ कितना मिलेगा? पर मंथ मिलेगा आपको 10,000 रुपया। तो पर मंथ आपको 10,000 रुपया मिलते रहेगा 5 सालों तक, और फिर 5 साल के बाद जैसे ही मतलब कि इस बॉन्ड की मैच्योरिटी खत्म होगी तो आपको आपका मूलधन यानी कि 12 लाख रुपया वापस मिल जाएगा। तो ये है बॉन्ड की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब आगे कुछ जरूरी टॉपिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कूपन रेट जो है वो बॉन्ड्स की फेस वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब देखिए बॉन्ड्स की फेस वैल्यू क्या, कि बॉन्ड जब पहली बार, जो भी बॉन्ड पहली बार जिस प्राइस में इशू कर रही है, जिसे हम प्राइमरी इशू भी कहते हैं, हाँ, तो उस इशू प्राइस को ही हम बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि इस केस में क्या हुआ कि भारत सरकार ने जो इस बॉन्ड को इशू किया है तो वो 12 लाख रुपए पे इशू किया है, हाँ, तो इसको आप इस बॉन्ड की फेस वैल्यू भी कह सकते हो। यानी कि जो कूपन रेट है 10% वो इस अमाउंट पे है, इस अमाउंट पे, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 12 लाख रुपए पर ही 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि इस बॉन्ड का कूपन रेट है। और कूपन रेट बॉन्ड्स की फेस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। बॉन्ड्स की फेस वैल्यू का अर्थ ये हुआ, यानी कि बॉन्ड पहली बार जिस प्राइस पे इशू हो रही है वही तो है फेस वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम कब आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि बॉन्ड इशू हो गई है 12 लाख रुपए की, ठीक है ना, और क्या होता है कि मतलब कि आपने उस पर निवेश कर दिया है, ठीक है ना। तो इस पे निवेश करने के बाद आप चाहते हो कि मैं इस बॉन्ड में इसकी मैच्योरिटी डेट तक मुझे नहीं रुकना है, तो आप बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर अपने इस बॉन्ड को बेच भी सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए बॉन्ड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको कई तरह के बॉन्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई कंपनी 2021 में एक बॉन्ड इशू करती है जिसकी कूपन रेट रहती है 10% और उस बॉन्ड की फेस वैल्यू रहती है 10,000 रुपए और उस बॉन्ड की मैच्योरिटी रहती है 5 सालों के लिए, ठीक है ना, 5 सालों तक। हाँ, तो इसके हिसाब से इस बॉन्ड में निवेश करने से आपको 5 सालों तक हर साल कूपन रेट 10% के हिसाब से और फेस वैल्यू जो 10,000 रुपए है इसके हिसाब से आपको हर साल मिलेंगे 1,000 रुपए। अब जस्ट मान लेते हैं कि 2022 में वही कंपनी फिर से एक बॉन्ड इशू करती है और उस समय वो अपनी कूपन रेट रखती है 8%, जहां उसकी फेस वैल्यू है मान लेते हैं 10,000 रुपया,
और उसकी मैच्योरिटी पीरियड भी है 5 सालों तक के लिए। तो आप ये 8% वाली बॉन्ड क्यों खरीदने जाओगे? आप तो 2021 वाली बॉन्ड को खरीदने जाओगे ना। तो आप क्या करोगे कि आप बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे और बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप 2021 वाली इसी कंपनी की उस बॉन्ड को खरीदने की फिराक में रहोगे जिसकी कूपन रेट 10% थी। क्योंकि 2022 में जो कूपन रेट 8% है और 2021 में जो कूपन रेट 10% है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी ना। तो उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो प्राइस है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जो बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे, क्योंकि आप बॉन्ड डायरेक्टली उस कंपनी से नहीं ले रहे हो, आप ये वाली बॉन्ड उस व्यक्ति से ले रहे हो जो बॉन्ड उसके पास पहले से ही है। हाँ, तो इस वाली बॉन्ड की कूपन रेट 10% होने के कारण इसकी जो डिमांड है वो बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक सेकेंडरी मार्केट है। जैसे कि मान लीजिए जब कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो पहली बार जिस प्राइस पे बॉन्ड इशू हुई और पहली बार जिस व्यक्ति ने उस बॉन्ड में निवेश किया, हाँ, तो इससे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति ने उस बॉन्ड की प्राइमरी इशू पर उस बॉन्ड पे निवेश किया है। लेकिन जब भी कोई बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे सेल या बाय होने लगती है तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट कहेंगे, क्योंकि आप वो बॉन्ड डायरेक्टली उस कंपनी से नहीं खरीद रहे हो जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, आप वो बॉन्ड उस व्यक्ति से खरीद रहे हो जिस व्यक्ति के पास वो बॉन्ड पहले से ही है। इसीलिए क्या होता है कि बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। ये ठीक उसी तरह है कि जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, यानी कि वो पहली बार पब्लिक में अपने शेयर्स बेच के पैसे जुटा रही होती है, तो इसे हम प्राइमरी इशू कहते हैं। तो कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और पब्लिक को अपने शेयर्स दिए और पब्लिक की तरफ से कंपनी को पैसे मिल गया, हाँ, तो इसे तो हम कहेंगे प्राइमरी इशू। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ लाने के बाद वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। फिर वो कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, फिर उस कंपनी की जो शेयर की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू नहीं, वो लोगों के थ्रू ही होती है। अगर इस व्यक्ति के पास उस कंपनी का शेयर है और इस व्यक्ति को इस कंपनी का शेयर चाहिए, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से उस कंपनी का शेयर लेगा और इसके लिए इस व्यक्ति को इस व्यक्ति की तरफ से पैसे मिल जाएंगे। तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी मार्केट, जहां पे हम एक दूसरे से, यानी कि लोग एक दूसरे से किसी भी कंपनी की शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो ठीक बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी यही होता है कि जब, मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी इशू। लेकिन क्या होता है कि बाद में वही कंपनी का बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में भी बाय एंड सेल होने लगती है, जहां हम एक दूसरे से उस कंपनी के बॉन्ड्स को लेंगे, यानी कि डायरेक्टली कंपनी से नहीं, हम एक दूसरे से लेंगे, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। हाँ, तो मेरे वाले एग्जांपल में जिस कंपनी की बॉन्ड की कूपन रेट 2021 में 10% थी और वही सेम कंपनी की बॉन्ड की कूपन रेट 2022 में 8% है, हाँ, तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो बॉन्ड 2021 वाली है जिसकी कूपन रेट 10% है, हाँ, तो उसकी डिमांड बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बढ़ गई है। अब आपको उस कंपनी की बॉन्ड उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से 12,000 रुपये में मिलेगी। तो आपको तो बॉन्ड मिल गई 12,000 रुपये, लेकिन कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी उसकी कूपन रेट के अनुसार, जो उसके फेस वैल्यू पे डिपेंड करती है, और उस कंपनी की फेस वैल्यू थी 10,000 रुपये, ठीक है ना। तो आपने बॉन्ड खरीदा 12,000 रुपये पे और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल 1,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपये पे। कूपन रेट था 10% जो डिपेंड कर रहा है फेस वैल्यू पे, और उस कंपनी की फेस वैल्यू है 10,000 रुपये, जिसके बेसिस पे आपको कूपन रेट 10% होने की वजह से हर साल 1,000 रुपये मिल रहे हैं, भले ही आपने 12,000 रुपये लगाए हो उस बॉन्ड में निवेश करने के लिए। हाँ, तो इससे जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसे हम कहेंगे YTM, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी। तो क्या हुआ कि इससे आपका इंटरेस्ट तो कम ही हो गया ना एक तरह से, 12,000 पे 1,000 रुपये 10% से कम ही होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी बॉन्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे उसके फेस वैल्यू से कम या ज़्यादा पे आपको मिल सकती है। आई होप कि आपको बॉन्ड्स का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपनी डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।